स्टूडेंट, आज हमने क्लास 12 का लेक्चर नंबर क्लास 12 फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसका हमने आज लेक्चर नंबर 3 देखना है। उम्मीद है आपने पिछले 2 लेक्चर देख लिए होंगे, जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशन, फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके वेक्टर फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, वो सारे को देखा था। आज हम देखेंगे, हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर हमने स्टडी करना है ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो आप बताएं कि अर्थ उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा ताकि वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो इस चीज़ को हमने देखना है। हमने पिछले जो फार्मूला था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, टॉपिक था सॉरी, उसके अंदर हमने ये फार्मूला प्रूव किया था, F=G m1 m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। उसके अंदर हमने एक मैस लिया था जिसको हमने m1 का नाम दिया, और एक और दूसरा मैस लिया था जिसको हमने m2 का नाम दिया, और उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस था उसको हमने r का नाम दिया था, और उसका स्क्वायर हमने लिया था। लेकिन अब यहाँ पर जो थे वो दो ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन इस कंडीशन के अंदर अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ है और एक हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पे मौजूद है। तो यहाँ में हम अगर देखें, ये हमारे पास पूरी अर्थ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मौजूद है, इसको हमने ऑब्जेक्ट, इसको हमने मैस m2 का नाम दिया, और इसके मैस को हमने m0 के इक्वल कहा, ठीक है। और अर्थ के मैस को हमने m1 का, और उसको हमने इक्वल कर दिया मैस ऑफ अर्थ me के, ठीक है। अब सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक का जो डिस्टेंस था वो r के इक्वल होता है, रेडियस के। लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो re के इक्वल है। अब ये क्यों? बेसिकली हमने फोर्स को इस पॉइंट के ऊपर स्टडी करने के, इस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मौजूद है उस पॉइंट पे अर्थ कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो डिस्टेंस है, जो आर की वैल्यू, उसको हम एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, जहाँ तक ऑब्जेक्ट मौजूद है। जिस हाइट पे ऑब्जेक्ट मौजूद है हमने वहाँ तक अपनी आर की वैल्यू को, रेडियस को एक्सटेंड करना है, ताकि हमें जो जी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिले वो हमें इस पॉइंट के ऊपर मिले। इसलिए हमने ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर ई का नाम दिया, और ये जो सरफेस तक का सिर्फ डिस्टेंस है उसको हम आर का नाम दिया। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कंसिडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद है। मैस इज एंड देयर मैस इज, ठीक है, इसका जो मैस है हमारे पास m0 के इक्वल है, जो ये है m0, ठीक है। एंड द मैस ऑफ द अर्थ, और अर्थ का मैस हमारे पास मैस ऑफ अर्थ के इक्वल हो गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर ई का नाम दिया। और आर ई इसलिए हमने इतना इसको डिस्टेंस को एक्सटेंड किया ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, ताकि ऑब्जेक्ट के सेंटर पोजीशन पे जो अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमें मिल जाए, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिछले फार्मूला के अंदर हमने जो एक पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो फार्मूला प्रूव किया था हमारे पास था F=G m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने पहले यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसके मैस को हमने m2 कहा, जो पुराना फार्मूला था उसके अंदर ये m2 था, इसको हमने इक्वल कहा मैस ऑफ ऑब्जेक्ट m0 के, और अर्थ के मैस को हमने m1 कंसिडर किया, और इसके मैस को हमने क्या कहा, me कहा। तो हमने यहाँ पर क्या, m1 को हमने me के इक्वल कहा था, और m2 को हमने m0 यानी ऑब्जेक्ट के मैस के इक्वल कहा था। और रेडियस जो यहाँ पर r है सिर्फ, इसको हमने इस जगह के ऊपर जो रेडियस था वो re है, तो हमने r को re के इक्वल कहा। सो ये तीन वैल्यूज आ गए, तीनों वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर हम पुट कर देते हैं। सो पुट me, m0 एंड रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू g। अब यहाँ पे m1 आता था, m1 हमारे पास किसके इक्वल है, मैस ऑफ अर्थ के, तो मैस ऑफ अर्थ पुट कर देते हैं। m2 हमारे पास किसके इक्वल है, m0, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पुट कर देते हैं m0। और r हमारे पास किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, ठीक है, यानी डिस्टेंस हमारे पास re जो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह re का स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फार्मूला डिराइव हुआ, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद है उसके ऊपर अर्थ कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम
जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद हो तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसकी जो उसके ऊपर जो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करे उसको फाइंड कर सकते हैं। एक और टॉपिक की तरफ आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब आते हैं हम टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो वो एरिया और रीजन जहाँ तक अर्थ क्या कर सके, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सके, वो एरिया और रीजन हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ठीक है, द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ वेयर इट एक्सर्ट फोर्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करे ताकि वो इसको अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ वेयर इट एक्सर्ट फोर्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, यानी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो स्पेस और एरिया या रीजन वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ऑलवेज सेंटर की तरफ है, ये उसकी डायरेक्शन की सेंटर की तरफ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ऊपर फेंके नीचे फेंके, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है, अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। की जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या है, सेंटर की तरफ है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी अर्थ की जो फोर्स है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी रिपल्सिव नहीं हुई, बल्कि हमेशा वो अट्रैक्टिव रही है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकें और जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करता है तो हमारे पास वो अट्रैक्टिव वे में अप्लाई करता है, वो रिपल्जन कभी भी नहीं करता। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद से दूर नहीं कर रहा, बल्कि हमेशा वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमेशा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ जो इसी से रिलेटेड है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास मैथ्स 1 था, यानी यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मैथ्स 1 था हमारे पास, उसको अगर हम 3 टाइम्स कर दें, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें हमने कहा था कि मैथ्स को बढ़ाने से क्या करती है, फोर्स बढ़ जाती है, और मैथ्स और रेडियस को बढ़ाने से फोर्स क्या कर जाती है, कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि m1 को हम क्या कर दें, 3 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, m2 को भी हम क्या करते हैं, 3 टाइम इंक्रीज कर देते हैं। यानी m1 की जगह यहाँ पे हम मैस ऑफ अर्थ लिख देते हैं, ठीक है, me, और m2 की जगह हम m0 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे r की जगह हम re पुट कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हम मैस ऑफ अर्थ को 3 टाइम अगर इंक्रीज कर दें और मैस ऑफ ऑब्जेक्ट को भी अगर हम 3 टाइम इंक्रीज कर दें और रेडियस को अगर हम 2 टाइम इंक्रीज कर दें, ठीक है, 2 टाइम इंक्रीज कर दें, तो हमारी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हमारे पास क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, F इक्वल टू GM1 M2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 की जगह 3m1 पुट कर देते हैं, m2 की जगह 3m2 पुट कर देते हैं, और r स्क्वायर की जगह हम 2r पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देखें तो 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर आ गया। अब 4/9 को अलग करके बाकी तमाम वैल्यूज़ क्या है, GM1 M2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ये इक्वल है फोर्स के। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास फोर्स के इक्वल है, तो इसकी जगह हम f पुट कर देते हैं। तो हमने जब 3 टाइम मैस इंक्रीज किया, हमने जब 3 टाइम मैस को इंक्रीज किया और 2 टाइम रेडियस को इंक्रीज कर दिया, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस था, अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस था उसको हमने जब 2 टाइम इंक्रीज कर दिया और मैसेज को 3 टाइम इंक्रीज कर दिए, तो हमारे पास फोर्स के अंदर जो चेंज आया वो हमारे पास क्या आया, 9 डिवाइडेड बाई फोर्स, यानी फोर्स हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 4 टाइम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यानी यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया कि हमारे पास मैस को बढ़ाने से क्या करती है, फोर्स इंक्रीज करती है, रेडियस को बढ़ाने से फोर्स डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक था, जो मेन टॉपिक थे हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है,